friends, I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ फिर एक बार आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया यानी रक्ताल्पता, शरीर में खून की कमी। इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका शरीर में खून में कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। आरबीसीज जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वह हमारे शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं उनके अंदर स्थित मज्जा में इनका निर्माण होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बताऊंगी, जिस तरह से हम लोगों का विकास होता है ना, शिशुअवस्था से युवावस्था तक एक निश्चित क्रम में विकास होता है, उसी प्रकार से जो आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका विकास अस्थि मज्जा के अंदर होता है। एक निश्चित क्रम में स्टेप बाय स्टेप इनका विकास होता है। अगर इस स्टेप में कहीं भी कोई रुकावट आ जाए तो विकृत आरबीसी का निर्माण होता है, या आरबीसीज के निर्माण की संख्या कम हो जाती है, या फिर उनका जो जीवन काल होता है वह कम हो जाता है। और यही स्थिति एनीमिया को जन्म देती है। तो अब अगर हम एनीमिया के कारणों पर विचार करें तो कई कारण हैं जिनकी वजह से एनीमिया शरीर में उत्पन्न होता है। अब इन कारणों पर चर्चा करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। एनीमिया के कारणों पर हम विचार कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है ब्लड लॉस, यानी शरीर से रक्त की हानि का होना। दूसरा है विकृत आरबीसी का निर्माण। तीसरा है आरबीसी का अधिक संख्या में टूटना। चौथा है न्यूट्रिशंस की कमी, यानी पोषण की कमी। पहला कारण है ब्लड लॉस, शरीर से ब्लड का लॉस होना या हानि होना। इसके कई कारण होते हैं। किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से बहुत सारा रक्त बह जाता है और उस वजह से एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। कई बार जो एडल्ट गर्ल हैं या महिलाएं हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड का अत्यधिक लॉस होता है, उसकी वजह से एनीमिया उत्पन्न होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान एंटीपार्टम हेमरेज या डिलीवरी के वक्त पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें भी ब्लड का अत्यधिक लॉस हो जाता है और एनीमिया की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे ही कई कारण जिनकी वजह से भी ब्लड का शरीर से लॉस होता है, उसकी वजह से एनीमिया उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण था विकृत आरबीसी का निर्माण। विकृत आरबीसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आरबीसी एक निश्चित क्रम में बनती है। अगर उस क्रम में कहीं अवरोध हो जाए किसी भी चीज़ की, कभी आयरन की कमी, कभी विटामिन B12 की कमी या अन्य किसी के बीमारियों के कारण कहीं अवरोध हो जाए, तो विकृत आरबीसी का निर्माण होता है। यह विकृत आरबीसी मैच्योर आरबीसी नहीं होती है। इसकी वजह से भी शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है और एनीमिया की उत्पत्ति हो सकती है। तीसरा है आरबीसी का अत्यधिक संख्या में टूटना। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आरबीसी का निश्चित जीवन काल होता है, यानी जो लाइफ स्पान होता है, वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद नेचुरली आरबीसी टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, और ये दो पार्ट में टूटती है। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो दो पार्ट में टूटता है, एक पार्ट हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम वाले पार्ट में आयरन की अधिकता होती है और इस आयरन को शरीर में स्थित लीवर बिलीरुबिन में चेंज कर देता है और बाद में इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब आरबीसी अधिक संख्या में टूटती हैं तो इस बिलीरुबिन की भी अधिकता शरीर में हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जॉन्डिस जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अब हम यहाँ विचार करें कि ऐसी बहुत सी डिजीज़ होती हैं जिसमें होती है, जैसे मलेरिया है, थैलीसीमिया है, और भी दूसरी तरह की डिजीज़ हैं जिसमें आरबीसीज अधिक टूटती हैं। तो जब आरबीसी अपना 120 दिन का जो निश्चित काल है वो पूरा नहीं कर पाती और उससे पहले ही टूट जाती है, तो निश्चित है हीम वाला पार्ट, उसके टूटने से आयरन का क्योंकि हीम वाले पार्ट में आयरन अधिक है तो आयरन का शरीर से लॉस हो रहा है और एनीमिया की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा, निश्चित काल से पहले ही टूट जाने के कारण अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण हो रहा था वो उस निश्चित संख्या में उसकी पूर्ति समय से पहले वह नहीं कर पाता है, जिससे कि शरीर में आरबीसी की कमी रहती है। चौथा है न्यूट्रिशंस की कमी। कई बार खान पान में
आयरन तत्व की, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी के कारण भी एनीमिया की उत्पत्ति होती है। तो यह सभी कारण थे जिसकी वजह से एनीमिया की उत्पत्ति हो। अब हमने इसके जब कारणों पर विचार कर लिया कि किस कारण से एनीमिया उत्पन्न होता है, तो अब हम इसके लक्षणों के ऊपर विचार करेंगे। लक्षणों के ऊपर विचार करने से पहले हमें इसके बेसिक जो मैकेनिज्म है इसके निर्माण का, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि जब आरबीसी बनती है और मैच्योर होती है, तो शुरुआत बनने से लेकर मैच्योर होने तक इस आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ खत्म हो जाता है मैच्योर आरबीसी में। लेकिन विकृत आरबीसी जब होती है तो वो न्यूक्लियस खत्म नहीं हो पाता, और वह बड़ा इसका जो न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मल जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है उससे की तुलना में बड़ा होता है। यानी इसमें न्यूक्लियस वाला पार्ट ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट कम होता है। तो अब आप सभी लोग ये जानते हैं, जब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बॉडी का जो लीवर होता है, जब विकृत आरबीसी का निर्माण होता है तो उसके न्यूक्लियस को बनाने के लिए लीवर शरीर के जो दूसरी जगह पर प्रोटीन होता है उसका अधिकांशतः पार्ट वह इसके न्यूक्लियस के निर्माण में लगा देता है। तो इस वजह से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग भी उस शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में वह हैं, इसकी वजह से थकावट रहती है, व्यक्ति को काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, चलने फिरने में उसे चक्कर का एहसास होता है। जैसे वह व्यक्ति लेटा है और उठ के बैठेगा तो उसे लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, बैठ के उठने में उसे चक्कर का महसूस होगी। जो इसको स्किन पर होती है वह रूखी हो जाती है, फटने लगती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, और सबसे पहले जो उसकी सूजन है वो आंखों के नीचे दिखाई देती है, जिसे आयुर्वेद में अक्षिकूट शोथ बोला है। पैरों में सूजन आ जाती है। इस तरह के सारे लक्षण एनीमिया में उसको दिखाई देते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसकी चिकित्सा प्रबंधन की तरफ, यानी इसकी चिकित्सा में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण, आपको सबसे पहले अपने रसोई में झांकना है और रसोई के बर्तनों में परिवर्तन करना है। जी हाँ, रसोई के बर्तनों में परिवर्तन करना है। कैसे? अगर आप आज से 25 से 30 साल पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपके घरों में आयरन के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे डेकोरेशन के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में उस लोहे की कढ़ाई का स्थान या तो एल्युमिनियम की कढ़ाई ने ले लिया, फिर नॉन स्टिक ने ले लिया और स्टेनलेस स्टील ने ले लिया। अगर हम गौर करें तो जिस भी बर्तन में हम खाना बनाते हैं, धीरे धीरे कुछ वर्षों में उसका वजन हल्का होने लगता है। इसका मतलब वह बर्तन जिस भी धातु उसका बना हुआ है वह धातु धीरे धीरे आपके खाने में मिलकर और आपके शरीर में पहुंचना चालू कर देती है। तो एल्युमिनियम जैसी धातु जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, अगर उस बर्तन में खाना बनाया जाता है तो वह हानिकारक धातु आपके शरीर में पहुंचती है, जो आगे हानिकारक बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए अगर आप आयरन की कढ़ाई, जो कि बहुत ही लाभदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वह आयरन आपके खाने के साथ आपके शरीर में जाता है, लौह तत्व की पूर्ति करता है। दूसरा है न्यूट्रिशन। सबसे पहले आप अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल आरंभ कीजिए, जैसे मेथी है, पालक है, बथुआ है। बथुआ, मेथी, पालक ये तो मानिए संजीवनी है आयरन के लिए, प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। और जिन लोगों को, मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जिन भी सब्जियों में या फलों में आयरन की अधिकता होती है, वह सभी आपके पेट को साफ करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। सब्जियों में मैंने जैसे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताई हैं, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा सारी जिन भी सब्जियों और फलों में विटामिन सी और ए की अधिकता पाई जाती है, उनका इस्तेमाल आप अवश्य करें। जैसे आंवला है, नींबू है, हरी मिर्ची है, क्योंकि आयरन से रिच जो आप डाइट लेते हैं, उस आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ए और सी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब हम अगर आगे चलें और इसके मेडिसिन वाले पार्ट पर विचार करें, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था आप हमें कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन के बारे में बताया करें। तो मैं अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के संदर्भ में अगर विचार करते हैं तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में जो सबसे अधिक
मात्रा में मेडिसिन का उपयोग किया जाता है वह उसमें है कुछ मेडिसिन हैं जैसे पुनर्नवा मंडूर है, मंडूर वटक है, लोहा सव है, शिलाजतवादी लोह है, आमल की रसायन है। और इसके अतिरिक्त कुछ प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ने भी चला रखे हैं, जैसे किशोरी बालिकाओं में आयरन टैबलेट्स का वितरण, प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन टैबलेट का वितरण आंगनवाड़ी के स्तर से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो आयुर्वेद की मेडिसिन्स हैं वह सभी मेडिसिन्स पर कैंडिडेट उसके शरीर की कैपेसिटी और बल अबल की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः इनका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं या मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।